हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि हमारा 12th क्लास का 5th चैप्टर है, उसके बारे में। अभी तक हम लोगों ने जितने चैप्टर्स को डिस्कस किया है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है, कम टाइम में सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाना। तो इन चैप्टर्स में हम लोग एनसीईआरटी के जो क्रक्स पॉइंट्स हैं उनको डील करते हैं, और इसमें जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग करेंगे 5th चैप्टर, उसमें सीबीएसई ने जो रिड्यूस सिलेबस किया है उसको ध्यान में रख करके करेंगे कि कोई भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा आपको ना पढ़ना पड़े, जो आपके बोर्ड से रिलेटेड है उसी भी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, और आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है मैग्नेटिज्म, इसमें हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म और ये तो टर्की में एक जगह है, अभी वो टर्की कहा जाता है, जिसमें एक जगह है मैग्नेशिया। ठीक है, तो मैग्नेशिया यहीं से वर्ड बना है आपका मैग्नेट। क्या बना है? मैग्नेट वर्ड यहीं से बना है। तो यहाँ पर क्या था कि ये एक मतलब आइलैंड था जहाँ पर लोग जाते थे, जनरली शेफर्ड्स जाते थे। तो शेफर्ड्स जाते थे तो उनका क्या होता था, उनके जो शूज़ में आयरन के टोपी लगी हुई होती थी, आयरन के जो चीज़ें होती थी वो स्टक हो जाता था, वहाँ पे चिपक जाता था ड्यू टू मैग्नीशिया। यहाँ पर मैग्नीशिया जो जगह है यहाँ पर एक मैग्नेटाइड आयरन का ओर पाया जाता था, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो वो क्या करती थी कि इनके शूज़ को ग्लू कर लेती थी, पकड़ लेती थी, स्टक हो जाता था। तो इनको अजीब सा लगता था कि ये क्या चीज़ है कि जो हमारे पैर को पकड़ ले रहा है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जो भी थी उस समय की बातें वो अलग है। हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है कि मैग्नेट वर्ड निकल के आया मैग्नीशिया से, जो आइलैंड है अभी ये कहाँ पाया जाता है, टर्की में पाया जाता है। ठीक है, तो उससे पहले मैग्नेट के बारे में सबसे पहले यूज़ किन्होंने किया, तो इसमें सबसे पहले मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने का जो श्रेय है या क्रेडिट है वो चाइनीज़ लोगों को जाता है, क्योंकि चाइनीज़ लोगों ने इन चीज़ों का यूज़ किया। उनका एक राजा था वैंगशी करके, जिसको लड़ाई लड़नी थी एक जगह, तो वो लड़ाई जहाँ वो लड़ना चाहता था वो लड़ाई बहुत ही फॉग में थी, कुहासे में थी, है ना। तो उस लड़ाई को उसने जीता इनके हेल्प से। ओके, तो ये तो बात हो गई कहानी की और हिस्ट्री की इसके। यहाँ पर जो हमको पढ़ना है उनमें हमको मोटे मोटे तौर पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है बार मैग्नेट। क्या पढ़ना है? बार मैग्नेट के बारे में। तो अभी हम तुरंत स्टार्ट करेंगे बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट देखिए क्या होता है, ये भी मैग्नेट ही होता है, ये बार शेप का होता है। यहाँ पर इसके पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। अब इसमें दो टाइप की लेंथ पाई जाती है, एक पाई जाती है मैग्नेटिक लेंथ और एक पाई जाती है ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, जनरली ज्योमेट्रिक लेंथ जो है वो मैग्नेटिक लेंथ से ग्रेटर होती है। इसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है? पोल स्ट्रेंथ या पोल बोला जाता है। आगे चल के पोल स्ट्रेंथ को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा कौन सा है? साउथ पोल है। ओके, तो देखा ये गया है जनरली कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ओके, और नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से जानते हैं। ओके, और देखिए अगर हम कभी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो हमेशा जिस तरफ जाके रुकता है, तो वो जो डायरेक्शन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली ज्योग्राफिकल नॉर्थ को बताता है और अप्रॉक्सीमेटली ज्योग्राफिकल साउथ को बताता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। धागे में लपेट करके आप किसी मैग्नेट को घुमा दीजिए, तो मैग्नेट आपका जिस जगह आकर के रुकता है इक्विलिब्रियम में जहाँ आपको मिलेगा वो डायरेक्शन बताएगा अप्रॉक्सीमेटली नॉर्थ और अप्रॉक्सीमेटली साउथ के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे बार मैग्नेट को के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए बार मैग्नेट को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टर्म आता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं पर रियल लाइफ के इफ़ेक्ट्स को दिखाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वैसे ये हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? ठीक है, तो पहला क्या है? क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। मैं जितने भी मेन पॉइंट है वही लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। दूसरा
आउटसाइड का सिचुएशन क्या होता है, तो आउटसाइड ये नॉर्थ टू साउथ जाती हैं और इनसाइड ये जाती हैं साउथ टू नॉर्थ। अभी डायग्राम में हम लोग देख लेंगे। अगर आप डायग्राम देखें तो मान लीजिए ये हमारा एक बार मैग्नेट हो गया नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से निकल रही हैं और इस तरफ ऐसे जा रही हैं और ये साउथ से एंटर कर रही हैं। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। तीसरा है डज नॉट इंटरसेक्ट, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। डज नॉट इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो एक ही पॉइंट पे इनके पास दो दो डायरेक्शन होगा और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक वेक्टर का एक पॉइंट पे दो दो डायरेक्शंस हो जाए, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फोर्थ वन क्या है कि बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बी को? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। तो बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पोल पर या पोल के आसपास, ये पोलर रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? पोल के पास। और ये क्या बोलते हैं? रेयरर, मतलब पोल से दूर। तो पोल वाला ग्रेटर होता है अदर स्पेस से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि पोल के पास अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी या स्ट्रांग होगी, किसके रेस्पेक्ट में? अदर पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो पहले आप इतना फटाफट नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो और अगर हम बात करें तो इसमें कभी कभी क्वेश्चंस आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने टाइप की होती हैं? वेरिएबल, क्या कहते हैं, वेरिएबल कह रहे हैं अनयूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। अन नहीं होता है सर कोई वर्ड, कमाल कर दिया आपने तो। हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ओके। तो जैसे मान लीजिए आपको ऐसे कोई रीज़न दिखा दूँ मैं, ऐसे मान लीजिए कि दो पॉइंट्स ले लेते हैं। ये छोटा सा हमारा एक मैग्नेट हो गया नॉर्थ और ये साउथ, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर यूनिट एरिया में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिलेंगी, पर यूनिट एरिया में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, तो उस पॉइंट पर या उस जगह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होता है, यानी बी की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं आपसे और कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में देखें जो डिस्टेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का, वो हमेशा हमेशा बराबर रहता है, ये देखिए। और डायरेक्शन भी इनका क्या होता है? सेम ही होता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का कहानी क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म में मान लीजिए कुछ यहाँ है और एक दो बहुत करीब करीब हो गए और फिर एक इतनी दूर हो गया, फिर एक इतनी दूर हो गया, तो ये कैसा है? ये है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कुछ हमारे काम की चीज़ें थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर इसमें कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं या बनाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इसमें अंदर से ऐसे पास करता है, ठीक है, ये ऐसे। तो इनसाइड का अगर आप केस देखें तो ये क्लोज लूप तभी होगा, ये देखो ये ऐसे जा कर के ऐसे हो रहा है। और इलेक्ट्रिक वाले केस में ऐसा नहीं होता है, ये प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया, प्लस से माइनस, यहाँ टर्मिनेट हो गया, देख रहे हैं, ये क्लोज लूप नहीं बन रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए इसके बाद एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक हमारा दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। इसके बाद दिया हुआ है बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ठीक है। तो कोई सोलेनॉइड है जिसमें सारी चीज़ें हैं, उनको दिखाना है कि वो इक्विवेलेंट सोलेनॉइड की तरह है, बार मैग्नेट की तरह ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं उसको।
जैसे इसमें क्या है ना कि कोई आपका ऐसे दिया हुआ है एक्सिस और यहाँ पर आपकी कोई सोलेनॉइड है ऐसे रखी हुई है ना, ये इसकी ऐसे एक्सिस हो गई। इसी एक्सिस पे यहाँ से किसी पॉइंट आर पर आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। तो जैसा आप इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करिए, प्लस और माइनस वाले की वजह से आप निकाला करते थे, डाइपोल की वजह से कैसे आप निकाला करते थे किसी पॉइंट पर, और वहाँ पर कितना होता था, E इज इक्वल टू होता था 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये होता था ना। जहाँ पर p क्या था बेटा, तो p था वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसी तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा हमारा b एक्सियल हो जाएगा μ0/4π2 और यहाँ हो जाएगा m वेक्टर अपॉन r क्यूब। अब ये क्या है, एनालॉगी है। यहाँ पर m वेक्टर का मतलब क्या है, NIA। ये NIA कहाँ से आ गया, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो ये चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि कोई बार मैग्नेट को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी अगर हम उसको घुमा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, और इसमें हमने किसी बार मैग्नेट को ऐसे रख दिया है, जिसमें नॉर्थ है और ये साउथ है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये जो एंगल है अभी इस पर आप देखें तो यहाँ पर जो एंगल बनाया जा रहा है जी, एंगल ये हमारा हो गया, इसको ऐसे हमने ले लिया, तो ये एंगल हमारा हो गया थीटा और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी निकल के आती है, जो टॉर्क लगता है यहाँ पर, वो टॉर्क लगता है m क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। जो हमारी एनर्जी इसमें होती है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू, यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, इंटीग्रेशन टॉर्क और डी थीटा। इसको जब हम सॉल्व करते तो हमको मिलता है -mb cos थीटा। अब देखिए इसको जैसे ही हम यहाँ से हटाएंगे cos थीटा को, तो हमको मिलेगा ये जो वर्क डन आपने किया इसको रोटेट कराने में, मूव कराने में, वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल गई, माइनस का mb, m डॉट बी लिखते हैं इसको, m डॉट बी। डॉट क्यों लिखा सर, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है, सॉरी यहाँ पर cos थीटा है, इसलिए हमने यहाँ पर डॉट लिखा। क्रॉस के साथ साइन आता है, डॉट के साथ cos आता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद इसमें जो कंडीशन आती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 0 डिग्री, और इस कंडीशन पर u जो होता है वो आपका होता है माइनस का mb स्टेबल इक्विलिब्रियम पर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 180, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस का mb, ठीक है। तो इसको कभी कभी आपको निकालना होगा, मान लीजिए u2 माइनस u1 निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, माइनस mb cos थीटा 2, सॉरी cos थीटा 2 माइनस, और माइनस का mb cos थीटा 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा mb, कॉमन ले लेंगे, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। मैंने क्या किया है कि बारी बारी से इसमें रख दिया है, हमारा ये फार्मूला आ गया। तो इसी को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चंस पूछता है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है एंगुलर SHM की। किसकी बात आती है, एंगुलर SHM, एंगुलर SHM। तो एंगुलर SHM का कॉन्सेप्ट क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस के थीटा होना चाहिए, यही चीज़ है ना। और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फ़ा होता है, लेकिन यहाँ आई को हम ऐसे लिखेंगे ताकि करंट से कन्फ्यूज़न ना हो। ये आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फ़ा एंगुलर है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हमारा होता है, ठीक है। सॉरी, ओमेगा स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा के बाई आई। अब इसको हम लिख सकते हैं, के खाली होगा, इसको चेंज कर देते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आई और ये थीटा। अब इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये SHM का कंडीशन है, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन को हम लगाएंगे, लेट कर लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की जगह हमको क्या मिल रहा है, के बाई आई मिल रहा है।
तो जैसे ही यहाँ से हटाएंगे तो ओमेगा की जगह हो जाएगा अंडर रूट के और आई। ओके, और यहाँ पर ये जो हमारा के है, इस के की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ठीक है, इसको आपको समझना है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, कैसे हम इसको चेंज करते हैं हम आपको भी बताएंगे। ये टॉर्क जो हमने माइनस के थीटा लिखा है, इसी को हम इससे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये रिप्लेस होता है। ठीक है, तो देखिए, सिंस टॉर्क इज इक्वल टू होगा एम बी साइन थीटा, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत स्मॉल एंगल के लिए ये रिस्टोरिंग बन जाएगा। जैसे ही रिस्टोरिंग बनेगा यहाँ पर माइनस एम बी और थीटा, क्योंकि साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है जब थीटा इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, जब थीटा क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो ये हो जाता है। अब आप देखिए, कंपेयर कराइए, यहाँ पर आप देखेंगे कि के की जगह ये हमारा पूरा का पूरा टर्म आ रहा है, तो जहाँ के है वहाँ हम एम बी लिखेंगे। ओके, तो ओमेगा तो हमने निकाल लिया, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी होता है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। के की जगह हम क्या रखेंगे, एम बी, एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आई हो गया। ओके, टी निकालना है तो पलट देंगे, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, इसको इधर भेज दो, पलट देते हैं दोनों को, तो यहाँ हो गया 2 पाई, यहाँ हो गया अंडर रूट आई बाई एम बी। ओके, तो टी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। ये हमारा टाइम पीरियड निकल गया है ना। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का भी यही हमारा एप्लीकेशन है, टाइम पीरियड वो भी ऐसे ही बताता है। ठीक है, उसका भी टाइम पीरियड निकालना हो तो यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गॉसेज लॉ का। ठीक है, गॉसेज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फटाफट आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। गॉसेज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, जितने भी काम की चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे, बाद में जो बचा है उसको भी कवर कर लेंगे। गॉसेज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉसेज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म देखिए ये कहता है, गॉसेज लॉ बेसिकली किसके लिए था, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था। गॉसेज लॉ हमारा था वो फ्लक्स को रिलेट करता था इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन निकालने का टेक्निक था हमारा सिमेट्रिकल बॉडीज़ के लिए, यही था ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करेगा ये। तो आइए देखते हैं कैसे रिलेट करेगा। मान लीजिए कि ये हमारा कोई एरिया हो गया ऐसे, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ ले लेते हैं, और ये हमारी बी नहीं, ई नहीं, बी होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। ओके, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ यहाँ पर जो हमको मिलता है, सर्कुलेशन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 मिलता है। अब ये सोचने वाली बात है कि 0 क्यों हुआ। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा था। पर यहाँ पर 0 क्यों हो रहा है, तो 0 इसलिए हो रहा है बिकॉज नो मोनोपोल एग्जिस्ट। किसी भी मैग्नेट को आप एक सिंगल पोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कभी भी मैग्नेट को आप तोड़ेंगे तो वो 2 पोल के साथ ही आएगा। ठीक है, इसीलिए जब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो गॉसेज लॉ होता है, वो क्या आता है, 0 आता है। जैसे मान लीजिए ठीक वैसे है कि जैसे कोई सरफेस है, यहाँ प्लस का 5 कूलम माइक्रो कूलम और माइनस का 5 माइक्रो कूलम, इससे आपसे फ्लक्स पूछा जाएगा कितना, तो आप कहोगे 0। क्यों कहोगे, क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, 0। जोड़ोगे दोनों को तो अगर ऐसे ही किसी को रखोगे आप ऐसे सरफेस में ऐसे रख दोगे, तो यहाँ नॉर्थ भी है साउथ भी है, दोनों का आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 0 आ जाएगा। तो 0 आएगा तो फिर क्या होगा, हमारा गॉसेज लॉ 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पर भी मैग्नेटिज्म को पढ़ा जाता है, पोल स्ट्रेंथ का वो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, पर आगे जा करके वो फेल हो जाता है कुछ हद तक। जब इलेक्ट्रिकल एनालॉगी दिखाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट से इसका एनालॉगी दिखाया जाता है, तो वो काम करता है, लेकिन हमेशा ये काम नहीं करता, ये फेल हो जाता है, क्योंकि मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं किसी मैग्नेट का। इसलिए ये जो पोल स्ट्रेंथ वाला हमारा कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। तो उसको हम लास्ट में करेंगे, पहले हम काम की चीज़ कर लेते हैं। अभी जो हम करेंगे वो करेंगे
अर्थ की वजह से मैग्नेटिज्म को। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इतना आप नोट करिए। अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, कैसे है, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। एक दो थ्योरीज़ ऐसी हैं जिनमें ये माना गया है कि अर्थ जो है घूमने की वजह से इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फिर एक डायनेमो इफेक्ट है जिसमें ये कहा गया है कि मोल्टेन मेटल्स जो हैं इसके अंदर कन्वेक्शन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। किसी ने माना है कि अर्थ के सेंटर में, यानी अर्थ का जो कोर है उसमें एक मैग्नेट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, तो अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये हकीकत है। किस वजह से है इसके बारे में अभी भी कोई क्लियर थ्योरी या प्रिंसिपल नहीं है जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस वजह से है। हाँ, लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या गुल खिलाते हैं इसके बारे में तो हमको बात करनी ही करनी है। इनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं तो हम उसी पे बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारी एक्सिस है जिस पर हमारी ये प्यारी सी अर्थ घूमती रहती है। अब इसमें एक एक्सिस मैं और बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये वाला सर्कल है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? जियोग्राफिक इक्वेटर। यहाँ पर जी लगा दिए तो जियोग्राफिक। एक यहाँ से सर्कल ऐसे बनेगा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ, ये है जियोग्राफिकल साउथ, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ। इस एक्सिस का नाम मैग्नेटिक इसलिए रखा गया है क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट हमारा जो मैग्नेट है वो रहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाई गई हैं कि नॉर्थ से एंटर करती हैं और साउथ से निकलती हैं। आपको थोड़ा सा ताज्जुब लग रहा होगा कि सर ऐसा क्यों है। जनरली मैग्नेट में क्या होता है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, है कि नहीं, और बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये उल्टा नहीं होगा तो आपका मैग्नेट यहाँ आकर के रुकेगा कैसे? ठीक है, तो इसी वजह से आप यूँ समझ सकते हैं कि जहाँ हमारा मैग्नेट नॉर्थ दिखाता है वो मैग्नेट का क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैग्नेट के उल्टा यहाँ पर सिस्टम रहता है। खैर, ये तो बात हो गई हमारी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं फटाफट जिनको हम लोग समझेंगे। ओके, जहाँ जहाँ जी लगा है वो ज्योग्राफिक है, इसको हम बोल देंगे एनजी को ज्योग्राफिक नॉर्थ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एसजी को ज्योग्राफिक साउथ और ईजी को क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, उसी तरीके से अगर एनएम को बोला जाए तो ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ। इसी तरीके से एसएम को बोला जाए मैग्नेटिक साउथ और ईएम को बोला जाए मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे जानने लायक थी जिसको हमने जाना। अब मुद्दा ये है, बहुत ही कम शब्दों में आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें, अर्थ के मैग्नेटिज्म को डिसाइड करने के लिए तीन चीज़ें होती हैं। पहला है डिक्लिनेशन, ठीक है, दूसरा है डिप, ठीक है, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इन्हीं तीन चीज़ों के हेल्प से हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं, कहाँ क्या है, कितनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जनरली डिक्लिनेशन को हम लोग थीटा से दिखाते हैं, डिप को डेल्टा से दिखाते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ को हम लोग BH से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है। अब आइए थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये सब हम रफ करेंगे, आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए। आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो डिक्लिनेशन को समझने के लिए हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जिनको बोला जाता है मेरिडियंस। क्या बोला जाता है? मेरिडियंस बोला जाता है। तो पहला होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन वो मेरिडियन होता है, या ज्योग्राफिक मेरिडियन किसको बोलेंगे, सबसे पहले तो बात ये आती है। तो देखें, ये वर्टिकल प्लेन, जिस वर्टिकल प्लेन में ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ एग्जिस्ट करता हो, उस प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिक प्लेन। वर्टिकल या ज्योग्राफिक मेरिडियन, वर्टिकल प्लेन contains geographic north and south
इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। दूसरा है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन को अगर आप देखने चाहें तो ये भी क्या है, वर्टिकल प्लेन contains magnetic north and south called मैग्नेटिक मेरिडियन। वो वर्टिकल प्लेन जिस वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कंटेन किए रहे उसको बोलते हैं ये। अब यहाँ से हम सीखना स्टार्ट करेंगे जो हमारा काम का चीज़ है। पहला क्या था हमारा, डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को डिक्लिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्लिनेशन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं डिप। इसको बोलते हैं द एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल कंपोनेंट of earth and net magnetic horizontal component of earth's magnetic, यहाँ पर मैग्नेटिक छूट गया है, ठीक है, earth's magnetic field and net magnetic field due to, ठीक है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिप बोलेंगे या इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। अब आइए दूसरे डायग्राम से हम आपको समझाते हैं। इस डायग्राम में वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। दूसरा डायग्राम हमारा देखिए कुछ ऐसा बनेगा, वापस से है हमारा, और यहाँ पर आप देखें ऐसे पॉइंट है, इस तरफ आपको मिल रहा है हॉरिजेंटल, ठीक है, इस तरफ आपको मिल रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमको कैसा मिलेगा, इस तरफ मिलेगा बी नेट। तो ये जो बी एन है हमारा, ये क्या है, बी एन है वेक्टर, ये क्या होगा, बी, अगर बी एन वेक्टर हमको निकालना होगा तो ये अंडर रूट बी एच का स्क्वायर और बी वी के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर सम होता है, ठीक है, वेक्टर मैथमेटिक्स यहाँ पे लग रही है। इसके बीच के एंगल यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा, और डेल्टा को क्या बोला जाता है, डिप बोला जाता है। डेल्टा को क्या बोला जाता है, डिप, ओके। अब यहाँ पर समझना है कि जो डिप है इससे हमारा क्या लेना देना है, ठीक है, ये निकलेगा कैसे। तो यहाँ से आप देखिए टैन थीटा अगर हम लिखना चाहें, टैन डेल्टा लिखना चाहें सॉरी, तो टैन डेल्टा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजेंटल। कभी कभी इन दोनों का रिलेशन पूछता है, ये दिया रहेगा तो निकल जाएगा। अगर साइन लिखना चाहें आप तो साइन डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल अपॉन हाइपोटेनस कितना है, बी नेट। कभी कभी कॉस का भी पूछ लेता है, तो कॉस का निकालने के लिए बी हॉरिजेंटल अपॉन बी नेट, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये हमारे कुछ रिलेशंस हुए, इन्हीं के हेल्प से आप जितनी भी अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ, इनमें सारी चीज़ें कवर हो गई। तीसरा हमारा ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ भी कवर हो गया, डिप भी कवर हो गया और डिक्लिनेशन भी कवर हो गया। मेन क्वेश्चंस आपका यहाँ से और यहाँ से आता है, कभी कभी यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखें। अब आइए थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग हम और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, डीप एंगल कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, है ना, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ जो एंगल ऑफ डीप है वो क्या होता है। तो दो मेन सिचुएशंस बनते हैं। पहला जो सिचुएशन है हमारा वो बनता है इक्वेटर पर, ठीक है, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। इक्वेटर पर और पोल पर, इन दोनों जगह हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं
इक्वेटर पर क्या होगा और फिर पोल पर। तो एट इक्वेटर पर जो हमारा डेल की वैल्यू होती है, डेल मतलब डीपी, ये 0 डिग्री होती है। अब ये 0 होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जब आप रखेंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, रख के देख लीजिए डेल को 0। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट 0, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, बी हॉरिजेंटल मिलेगा। ठीक, एट पोल पर अगर हम बात करें तो पोल पर हमारा डीप एंगल हो जाता है 90 डिग्री। यहाँ पर ये क्या है, मिनिमम है, याद रखना, और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इस केस में अगर हम देखें 90 पर, तो 90 क्या है, यहाँ रखेंगे 90 तो ये पूरे 0 हो गया, यानी इस केस में बी हॉरिजेंटल हमारा 0 हो जाता है और बी वर्टिकल ही हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करता है। इसी तरीके से कभी कभी पूछता है कि जी के अकॉर्डिंग बताइए, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछेगा कि इसके वेरिएशन के अकॉर्डिंग बताइए। तो जी पोल पर ज़्यादा होता है, किसके रेस्पेक्ट में, इक्वेटर के रेस्पेक्ट में। तो बोलेगा कि ये बताइए कि जहाँ पर जी मैक्सिमम होता है वहाँ पर डेल्टा क्या होगा। तो वहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री और फील्ड कौन सा होगा, वर्टिकल। इसी तरीके से जहाँ पर जी मिनिमम होता है, ये पोलर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री और यहाँ पर बी हॉरिजेंटल ही होता है। कौन 0 होता है पूछा, तो यहाँ पर हॉरिजेंटल 0 होता है, यहाँ पर वर्टिकल 0 होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है।